दोस्तों आज हम उस सरजमीन की बात करेंगे जिसे इस्लामिक इतिहास और हदीस में मुल्क शाम कहा गया है और इसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है। यह वही इलाका है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरकतों वाली जमीन कहा। यह जमीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुर्बानियों से महकती है और कयामत से पहले के अहम वाक़यात की गवाह बनेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे सीरिया यानी मुल्क शाम का इस्लाम से क्या रिश्ता है, उधर पेश आने वाली और आ चुकी ऐतिहासिक घटनाएं जो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, वहां के मौजूदा हालात और इसे उम्मते मुस्लिमा को सीखने वाले सबक और वह हदीस जो इस सरजमीन के भविष्य की तरफ इशारा करती है और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क शाम यानी सीरिया के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। तो चलिए इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों सीरिया का इस्लाम में एक खास मुकाम है। इसे कुरान और हदीस में कई बार इसका जिक्र किया गया है। कुरान में सूरे बनी इसराइल और सूरे सबा में शाम की सरजमीन को मुबारक कहा गया है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, हमने उसे और उसके आसपास की सरजमीन को बरकत दी। यह इलाका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और भी नबियों से जुड़ा है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने यहीं पर दावत दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत दे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जब फितने फैले तो शाम यानी सीरिया की ओर रहो, क्योंकि यह जमीन अल्लाह की चुनी हुई जमीन है और वहाँ के लोग उसके चुने हुए बंदे हैं। मुल्क शाम से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात कयामत से पहले होने वाले हैं, जैसे कि दमिश्क के सफेद मीनार के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, दज्जाल का खात्मा और गज़वाए हिंद का आगाज भी इसी इलाके से होगा। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत गढ़ शाम की सरजमीन होगा। प्यारे दोस्तों, सहाबाए इकराम की बड़ी तादाद ने शाम की सरजमीन पर इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा रदियल्लाहु ताला, खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हा जैसे बहादुर योद्धाओं की कब्रें यहीं पर हैं। शाम की सरजमीन का इतिहास हमें इस्लामी संघर्षों और फतह को याद दिलाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा बनने के दौरान ये इलाका फतह हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद ने दमिश्क को इस्लाम के तहत लाने में अहम भूमिका निभाई। बनु उमैया के दौर में दमिश्क इस्लामिक सल्तनत की राजधानी बना। यह समय इस्लाम की तरक्की और ताकत का प्रतीक था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने यहीं से क्रूसेडर्स को हराया और यरूशलेम को आजाद करवाया। यह इलाका 400 साल तक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा रहा और तब से इसे शांति और तरक्की का दौर देखने को मिला। लेकिन इस्लामी एकता के खत्म होते ही ये इलाका दुश्मनों का शिकार बन गया। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और स्पेशली मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी कि सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब और उससे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता है कि जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही होती है कि जो आज के दौर में लेबनान कहलाता है, फिलिस्तीन कहलाता है और तो और जॉर्डन भी कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में इस सारे ही इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम के हिसाब से कयामत की बहुत सारी निशानियां इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी देश के मशहूर शहर दमिश्क की एक जामा मस्जिद के मीनार पर होगा। हजरत इमाम मेहंदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहां पर पहुंचकर वह मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे और दज्जाल जैसी भयानक और खतरनाक ताकतें होंगी, वह भी इसी इलाके में आकर ही दम तोड़ेंगी। यह इलाका इस्लाम के नजरिए से कितना ज्यादा अहम है, इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से भी फरमाया था कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में भी कोई खैर नहीं है। यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिडल ईस्ट में यह जितना भी फसाद चल रहा है और मुस्लिम दुनिया यह जो अपना बुरा दौर देख रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह सीरिया में होने वाला फसाद भी बताते हैं। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो समझने के लिए हमें सीरिया के पिछले 100 सालों पर नजर डालनी होगी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया।
इस्लामी एकता खत्म होते ही बाहरी ताकतों ने इस इलाके को तोड़ने की कोशिश की। 2011 में सिविल वॉर का आगाज होता है। अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। बशर अल असद की सरकार और विरोधी गुटों के बीच में यह प्रदर्शन खूनी जंग में बदल गया। ईरान और रूस असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी विद्रोही गुटों का साथ दे रहे हैं। तुर्की और कुर्द गुट भी अपनी जमीन के लिए ही लड़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ, लाखों मुसलमान शहीद हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इस्लामी एकता की कमी का नुकसान आज भी मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फितनों और आखिरी दौर के बारे में आगाह किया था। हदीस में जिक्र है कि आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि यह आग सीरिया के संघर्षों से जुड़ी हो सकती है। आपसी फूट और भारी ताकतों पर डिपेंड होना, कुरान और सुन्नतों से दूरी, इस्लामी एकता की कमी, यह सारी मुसलमानों की कमजोरियां हैं। इसी वजह से वहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों को फितनों से बचने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में अपने अमाल सुधारने होंगे। उम्मत को बाहरी ताकतों के चंगुल से निकालकर आपस में मजबूत होना होगा। क्या आप मानते हैं कि इमाम मेहंदी का दौर करीब है? जवाब कमेंट करें। और दोस्तों, सीरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बल्कि हमारी उम्मत के हालात का आईना है। हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि इस्लामी एकता और ताकत के बिना मुसलमान कमजोर पड़ जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सीरिया के हालात को बेहतर करे और हमें फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें।